नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली न्यूज और मैं हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैमूर के जाने माने कलाकार फिरंगी लाल गुप्ता। नमस्कार फिरंगी जी, द डेली न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। फिरंगी जी, आप कारीगरी का पूरे देश में आपका चर्चा है, यहाँ तक कि जी जी। नहीं विदेश में भी चर्चा रहा। कैमूर के छोटे से गांव चांद से जी चीन तक का सफर आपने कैसे तय किया? सब देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। जी जी। मैं फिरंगी लाल गुप्ता, पिता स्वर्गीय राम धारता, जी माता स्वर्गीय राम दुलारी देवी, ग्राम केसरी, प्रखंड चांद, जिला कैमूर, बिहार। जी। जी सर, चांद से चाइना तक का मैंने सफर किया। तो एक बार फिक्की में, दिल्ली के फिक्की में एग्जीबिशन लगा था जी। और उसी समय मुझे हर हर स्टेट से दो कारीगर को चुनना था जी और वही फिक्की में ही मुझे वहाँ सिलेक्ट किया गया, जो कि हर स्टेट से दो दो कारीगर गए थे। उस समय बिहार से मैं अकेले गया था। जी। जी। फिरंगी जी, आप हाथी के अंदर हाथी ये कारीगरी आपने कैसे सीखा? आपके जहन में आर्टिस्ट बनने का जुनून कैसे आया? सर, आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो बनने का जुनून बचपन से ही मुझे था, लेकिन इसको सीखने की जो ललक थी जी पहले मुझे मेरे अंदर नहीं था। लेकिन परिस्थिति जो होता है वो कुछ भी करा सकता है। मैंने किसी तरह से हाई स्कूल, मेरे माता पिता मजदूरी करते थे और हाई स्कूल किसी तरह से मैंने पास किया और इंटर में नाम लिखाने के लिए जी। चंदौली में अपना नाम लिखाया, लेकिन परिस्थिति बस मैं इंटर नहीं कर पाया और मेरा पढ़ाई छूट गया। इसी क्रम से एक मेरे मित्र थे मिर्जापुर के, जी उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको बनारस घुमाने के लिए ले चलता हूँ। जी लेकिन लज्जा बस मैं भी सोच रहा था कि क्या इनके साथ जाऊँ। मेरे पास में कुछ पैसा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि चलिए संकोच मत करिए, मैं ही। और उन्होंने मुझे बनारस जिले में एक रामनगर पड़ता है, जी रामनगर ले गए और रामनगर का किला मुझे घुमाने के लिए ले गए। जी जी और रामनगर के जब किला घुमाने के लिए गए तो किला के अंदर मैंने देखा कि हाथी दांत का बना हुआ एक से एक कलाकृतियां पड़ा हुआ था। जी जी और देख करके मुझे अच्छा लगा कि बहुत सुंदर कलाकृति है। और एक हाथी दांत का हाथी बना हुआ था और हाथी दांत का ही अमली का पेड़ बना हुआ था। उसी उंगली के पेड़ के नीचे एक छोटा सा हाथी के दांत का ही बना हुआ हाथी रखा हुआ था। उसको देख करके इतना अच्छा लगा कि हम सोचने लगे और मेरा पैर वहीं पर थम गया और बोले कि चलिए आगे बढ़िए, अभी बहुत कुछ देखना है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने कहा कि अभी किला में बहुत चीज देखना है, अगर देखना है तो चलिए पत्थर का हाथी बनता है, मैं वहाँ निकलता हूँ। अच्छा। तो किला से निकलने के बाद मैंने रामनगर में मथरटाबाद में एक विश्वनाथ शर्मा थे, जी जो कि बुजुर्ग थे। जी उनके यहाँ हम लोग गए, बैठे और उन्होंने हाथी दिखाया और मुझे इतना आकर्षित कर दिया कि अब लगा कि मुझे नहीं, अब इस कला को हम सीखेंगे। उसी समय मैंने प्रण किया कि इस कला को सीखेंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। जी उनसे मैंने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये काम तो बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाओगे, इसमें भूल होता है, ऐसा होता है। हमने कहा कि जैसे आप लोग करते हैं वैसे भी हम करेंगे। उन्होंने कुछ भी कहा लेकिन इनकार कर दिए कि नहीं, बहुत मुश्किल से ये काम नहीं सीख पाओगे। हमने लाचार तक फिर चलाया, फिर दूसरे दिन उनके यहाँ गया, फिर दूसरे दिन गया, फिर बैठे, फिर तीसरे दिन गया। इसी तरह से 3-4 दिन आते जाते जी तो बाद में उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जब आपकी ऐसी लगन है तो आपको मैं काम सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद उनके बगल में ही उमा शंकर विश्वकर्मा थे। जी जी
उनका नाम था उमा शंकर विश्वकर्मा, उर्फ बम बम गुरु हम लोग कहते थे। जी तो उन्होंने कहा, उनके बोले कि आपके पास कोई नहीं है और आप अकेले काम करते हैं, इसलिए इनको रख लीजिए। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने रख लिया है, और रखने के बाद उनके यहाँ से मैं काम सीखना शुरू किया, और उनके यहाँ से लगातार जी समझिए कि 2 साल तक काम किए। जी। और काम करने के बाद फिर करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आपने अपने घर से दूरी बनाते हुए कितने समय तक आपने घर से दूरी बनाया, और कितने समय तक आपने ये कला सीखा? 2 साल तक इस कला को हमने सीखा, लेकिन मुझे पैसे की लालच नहीं था कि मुझे पैसे आप दीजिए। उनसे मैंने कहा कि सिर्फ मुझे इस कला को सिखा दीजिए, इस कला कैसे किया जाता है, अंदर कट कैसे बनता है, अंदर कट करने के बाद छुरी कट कैसे बनता है, मेरे पास यही ललक था। जी और अब फिर देखते देखते उनके पास लगा कि बीच में मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसी बात हो गई थी। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, एक जगह लिखा हुआ था कि तरफ तरफ अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अगर करी आवत जाते छिलकर परत निकाल। तो जब पत्थर को रस्सी रगड़ के काट सकता है तो हम तो इंसान हैं। हाँ। तो फिर करना स्टार्ट किए, और करने के बाद स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने मंजिल तक पहुँचा हूँ। कारीगरी का तो कोई अंत नहीं है, और अगर कोई कह दे कि मैं कारीगर से मैं निपुण हो गया हूँ तो समझिए कि ये गलत है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कारीगरी का। कैमूर जिला मुख्यालय में जो हाथी की मूर्ति झांकी में रखी गई है, इसके बारे में कैसे ख्याल आया कि हमें हाथी ही देना चाहिए? उस समय के जिलाधिकारी कौन थे? सर ऐसा है कि मैं तो नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ का कारीगरी जिला मुख्यालय में लगेगा। तो अरविंद चावला जी वहाँ के डीएम थे। जी जी। और उनको मैंने एक छोटा सा उपहार देने के लिए गया था, और उन्होंने देखा तो बोला कि इनको कारीगरी बहुत बढ़िया है, एक थोड़ा सा बड़ा बनाओ हाथी। तो हमने कहा सर कितना बड़ा? तो मुख्यालय में लगाना है, अगर बना सकते हो तो बड़ा, जितना बड़ा तुमसे बन सके। तो हमने कहा कि सर ठीक है, 2 फीट तक हम बना सकते हैं, और इसके बाद इतना बड़ा पत्थर नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, और 2 फीट का हमने आर्डर लेकर के आए और चले गए खदान पर, वहाँ पर 30 फीट का पत्थर मिलेंगे जी। तो उनके अनुसार मैंने पत्थर को ले लिया, और लेने के बाद फिर यहाँ आए तो पता लगा कि चेतन अरविंद चावला जी उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जहानाबाद चले गए। चैतन्य प्रसाद जी आ गए, तो उनसे मैंने मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ उनसे बोल करके गए हैं, कैसा हाथ में दिखाए, बोले नहीं जल्दी से लगाओ। तो फिर उसको बनाने में हमको 6 महीना लग गया जी। 3-4 महीना तो अपने घर पर किए। फिर जब जो फाइनल वाला काम था, वो जो जिला मुख्यालय जो नया उस समय भी बना हुआ था, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, वहीं पर जा करके 1 महीना वहाँ कंटिन्यू काम करके वहाँ रख दिए। और उसके बाद चैतन्य प्रसाद जी वहाँ से चले गए। फिर मिहिर कुमार सिंह आ गए। तो मिहिर कुमार सिंह के आने के 1 हफ्ता के बाद फिर कलेक्ट्रेट का उद्घाटन हुआ 2000 में जी। तो हमें कुछ लोग कहे तो हाथी क्यों बना? हाथी तो हम लोग गणेश भगवान का अवतार मानते हैं, इसलिए हर जानवरों में हाथी को हम लोग शुभ मानते हैं। इसलिए अब उनके मन में ही, उन्हीं के मन में आया, चावला साहब के मन में आया कि नहीं हाथी भी बैठा जी। आप कैमूर से हैं, कैमूर के युवाओं के कला को जागरूक करने के लिए क्या कभी प्रयास किया है आपने? सर अरविंद चावला जी से पहले चंचल कुमार जी थे डीएम, उन्होंने मुझे कैल्शियम योजना के अंतर्गत हमको 1 साल का काम हमारे छात्र फंड से दिलवाए थे। मैंने उस समय अपने केसरी गांव में ही अपना सब मोटर मशीन बैठा करके सब काम कर रहे थे, और कुछ बच्चों को
सिखाना काम चालू कर दिया। तो 1 साल तक तो हमने वहाँ सब किया। करने के बाद कुछ बच्चों को सिखाए, अपने यहाँ के 2-4 लड़के भी सीखे, और सीखने के बाद वहाँ 1 साल तक तो था ही, लेकिन 2 साल 2.5 साल तक हमने काम किया। लेकिन वहाँ इतना हमको असुविधा होने लगा। जी एक तो देहात में मेरा गांव है, जी पहले सड़क नहीं था, आने जाने में परेशानी, तो पत्थर को लाना था तो हम बनारस से लाते थे। तो शाम तक तो साधन था, 5 तक चले जाते थे, लेकिन उसके बाद पैदल या साइकिल से पत्थर ले जाते थे। अगर माल भी बना करके बेचना होता तो हमको मुझे बनारस नहीं जाना पड़ता था। कोई औजार भी अगर टूट जाता था तो हमको बनारस में जाना पड़ता था। इसलिए 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद मैंने फिर रामनगर में अपना डेरा लेकर के फिर वही काम करने लगे। और हमारे डीएम साहब भी बोले कि ठीक है, तुम्हारा बनारस में एक केंद्र है, बनारस में रखो, लेकिन फिर भी जिला में भी एक अपना कार्यशाला रखो। हमने कहा कि सब ठीक है, हम कार्यशाला रखेंगे, लेकिन हमको कहीं पर जगह दे दिया जाए, और गांव में तो नहीं, लेकिन जिला में अगर रख दिया जाए तो हमारे जिले भर के बच्चे आकर के सीखना चाहें, जो भी सीखना चाहें तो सीख सकता है। अभी देखिए, मैं पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान बिहार सरकार का है, उद्योग विभाग का, उसमें मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। जी। और हमारे भगवान से भी 1-2 लड़के हैं, जो कि एक लड़की है, एक लड़का है, जो कि मेरे यहाँ जा करके पटना में प्रशिक्षण ले रहा है। तो जब पटना में प्रशिक्षण लोग ले रहा है तो मैं अगर अपने जिला में करूँगा तो अपने जिला में सब लोग प्रशिक्षण करने के लिए तैयार है। जो युवा अच्छा बोलिए। हमको डीएम साहब से यही आग्रह करेंगे कि हमको एक जिला मुख्यालय में कहीं, अपने जिला में कहीं एक स्थान दे दिया जाए, जो कि मैं अपने जिला के युवाओं को अपने इस कला को आगे बढ़ा सकूं, इस कला को सिखा सकूं, जो कि ये लोग अभी भी लोग कहते हैं कि बनारस की ये कला है, उत्तर प्रदेश का कला है। तो मेरी यह सोच है कि अब लोग समझें कि नहीं, ये बिहार की कला है और ये कैमूर जिला की कला है। जी। अगर मुझे कुछ सहायता मिल सकता है तो मैं करने के लिए, अपने जिला के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल। और सर, वो जो कलेक्ट्रेट में जो हाथी लगा है जी, और हाथी तो समझिए कि हमारे जो गुरु थे, हमसे जो बुजुर्ग थे, वो लोग कहे कि इतना बड़ा हाथी आज तक कोई नहीं बनाया है, तुम कैसे बना पाओगे। मैं भी सर नहीं सोच पाया कि इतना वजन का हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा पत्थर हो जाएगा। हम सोचे कि 1.5 क्विंटल का होगा, लेकिन पत्थर जब कटवाया गया तो 10 क्विंटल का हो गया जी। और लेकिन हमने ये भी ठान लिया था कि ये हाथी को अपने जिला में रखना है। मेरी आधी उम्र अगर बीत जाएगी जी, तो पर भी हम इसको काम करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। मुझे मजदूरी की कोई परवाह नहीं है कि मुझे मजदूरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यही था कि अपने जिला में रखना है। आज भी मेरे जिला में रखा गया, मेरा उस पर नाम गाम लिखा गया। मेरी समझिए की बहुत बड़ी कमाई, जो मेरा नाम लिख दिया गया है, यही सबसे बड़ी कमाई है जी। तो उसको हाथी को बनाने में कितना समय लगा था? उसको बनाने में हमको पूरे 6 महीना लग गया था। 6 महीना जी। जो युवा जहाँ, हाँ बोलिए। 6 महीना सर, वहाँ पत्थर जहाँ पर रखे थे जी, वहाँ से इधर उधर कोई धक्का नहीं चलता था। वहीं पर हमको एक छोटा सा मड़ई लगाना पड़ा, और वहीं पर समझिए कि हम लोग काम करते हैं, एक हाथ में पत्थर लेकर के, एक हाथ में अपने हैंडल से काम करते हैं। अब इतना बड़ा पत्थर कैसे लेने में तो एक आदमी से घुसक रहा है, न इधर उधर हो रहा है। जी। तो हम अपना मोटर मशीन ही कभी घुमा करके काम करते थे, कभी खड़े होकर के करते थे, कभी बैठ करके करते थे, कभी लेट करके करते थे। अब उसको तो इधर उधर करने लायक था ही नहीं, तो किसी तरह से तो मालिक की बहुत बड़ी कृपा हुई कि वो हाथी बना दिए। तो उस समय जुनून था कि मेरे जिला में रखना है, इसलिए मैं बना पाया। अब तो उतना बड़ा हाथी बनाने के लिए मुझे अब तो सोचना पड़ेगा। जी। जो युवा इस कला के
बारे में जानना चाहे, सीखना चाहे, तो किस प्रकार से आपकी मदद होगी और क्या प्रयास रहेगा उन लोगों को सिखाने में? हम हमारे तरफ से पूरा मदद रहेगा। हम जितना समय सोचेंगे कि हम ये करके जल्दी से जल्दी सिखा सकें। और रह गई बात कि मुझे पहले तो जिला में एक जगह हमको जगह उपलब्ध कराने की जरूरत होगी, और उनके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी फिरंगी जी, आप इस कला को कहाँ कहाँ प्रदर्शित किए हैं, वो यादगार पल बताएं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो। सर ऐसा है कि तो शुरू में मैं तो अपने जिला में इतना बड़ा हाथी बनाया, पेपर में नाम आया और कुछ हुआ, लेकिन 2008-9 में जी 2009-10 में हमने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में मुझे राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा। और मुझे राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद वहाँ के हमारे वीडियो साहब के माननीय श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, उन्होंने मुझे दिल्ली में प्रगति मैदान में भेजे, दिल्ली हाट भेजे, फिर गया में भेजे, फिर पटना गांधी मैदान में भेजे। हर जगह से मुझे भेजना चालू कर दिए, और वहाँ पर हर जगह जहाँ जहाँ भेजे तो वहाँ डेमो कराते थे कि मैंने करते हुए हम काम नजर आए। और वहाँ पर दिल्ली में एक बार प्रगति मैदान में गए थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे इस समय तो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं जो रामनाथ कोविंद जी आए और मुझे बोले कि अभी ये तो हाथी मेरे पास भी है, लेकिन कैसे इसके अंदर तुम बनाते हो, हमने कभी सोचा नहीं है कि कैसे तुम बनाते हो। हमने कहा कि सर 10 मिनट यहाँ पर देखिए, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से बनता है। उन्होंने अपने मैडम के साथ थे और वो अपने मैडम को बोले कि मैडम देखो हाथी के अंदर हाथी कैसे बनता है। उन्होंने मेरे सामने 10 मिनट खड़ा हुए और मैं उनके सामने बना करके दिखाया कि हाथी के अंदर हाथी कैसे बनता है। फिरंगी जी, आपने इस कला के नमूने को कहाँ कहाँ भेंट किए हैं और किसको किसको भेंट किए हैं? आप इस कला के बदौलत भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी प्रचलित हो गए, तो इसका क्या राज था, कैसे गए वहाँ तक का सफर के बारे में कुछ बताएंगे? सर देखिए 2008-9 में मुझे भारत सरकार खिड़की के माध्यम से चाइना की राजधानी में बीजिंग में भेजा, और वहाँ पर 4 दिन रहे हम, और वहाँ पर 7 देश अपनी अपनी कलाकारी को लेकर के गया जी, जो कि हम बिहार से अकेले गए थे। एक वहाँ के उड़ीसा के मिश्रा जी, और मिश्रा जी बोले कि किरण जी बिहार में आप कहाँ से आए हैं, कौन जगह से? हमने सारी सहयोग दिया। जब दिन में हम लोग का प्रोग्राम होता था तो रात में होटल में होटल का नाम था यान, उस होटल में हम लोग रहते थे और बैठकी होता था। उसमें जब हम लोग शाम को बैठते थे तो उसमें सब सारी बात होती थी। उन्होंने कहा कि आप किस जगह से? हमने कहा कि बिहार में हम कैमूर जिला से हैं। तो बोले कि तुम हाथी के अंदर हाथी ऐसा चीज यहाँ अभिमा चीज ला दिए हो, तो तुम गजब की कलाकारी करते हो। हमने कहा कि सर प्रणाली की सीखा है, कहना कि मैंने यहाँ 7 देश अपनी अपनी कलाकारी को लेकर के आया है, लेकिन एक तुम्हारा अभिमा चीज है। उन्होंने मेरे ऊपर एक शेर बनाकर कहा, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ कि घमंड वाली बात आ जाती है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं वो आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं दो राय है कि हाथी एक नमूना है। बोले कि फिरंगी लाल जी इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप हाथी एक लाए हैं तो हकीकत में इसमें तो इस प्रदर्शनी में एक नमूना ला दिए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं दो राय है कि हाथी एक नमूना है, अगर बिहार अंगूठी है तो उसमें कैमूर नगीना है। हमने कहा कि ये तो आप बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो सर वहाँ पर भी गए
और फिर 2000 अभी बिहार सरकार की तरफ से 2017 में जी मॉरिशस में भी हम लोग गए थे। और हमारे मंत्री जी, उद्योग मंत्री साहब भी गए थे, और 10 कलाकार जी हैंडीक्राफ्ट से गए थे, और 10 कलाकार गए थे कला संस्कृति विभाग की तरफ से। तो कला संस्कृति विभाग के मंत्री जी गए थे और हमारे उद्योग विभाग के मंत्री जी गए थे। तो वहाँ पर भी हम लोग 4 दिन रहे। और वहाँ समझिए कि सर छोटा ही देश है मॉरिशस, बीच समुद्र में है, टापू पर, लेकिन बहुत खूबसूरत देश है। जी और समझ लीजिए सर कि वहाँ पर 65% बिहारी है, जी जी जो कि भोजपुरी में बात करने वाले। ज्यादातर भोजपुरी में, हम लोग से तो भोजपुरी में ही बात करते थे। हमने कहा कि आप भोजपुरी आप लोग कैसे सीखे? बोले कि हम लोग के दादा परदादा भोजपुरी बोलते थे, उनसे हमारे दादा सीखे, और दादा से मेरे पिताजी सीखे, और पिताजी से हम लोग सीखे। इसलिए भोजपुरी में अपने में लोग बात करते थे, तो मॉरिशस भाषा में बात करते थे, लेकिन हम लोग से बात करते थे तो भोजपुरी में ही लोग बात करते थे। जी हम लोग सब लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, जी साथ में बैठे थे, मंत्री जी भी बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, पूरे 25 लोग बैठे थे। वहाँ की औरतें खाना खिला रही थी। तो हमने पूछा कि इसमें क्या है, क्या माने, हम समझे कि कोई चीज क्या है। तो बोले कि कोहड़ा के सब्जी का खाई ना। हम कहे कि एकदम खाटी भोजपुरी, इतना तो भोजपुरी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो समझ लीजिए कि भोजपुरी वहाँ की एकदम बहुत मुख्य भाषा हो गई है। बहुत सरल, हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग अपने कंट्री कोई बाहर कंट्री में है, लगता था कि हम अपने बिहार में ही। जी जी और वहाँ की बहुत अच्छा खूबसूरत लगा। वहाँ का वातावरण, रहन सहन, बोल भाषा, छोटा ही देश है लेकिन बहुत खूबसूरत देश है। तो सर अभी बिहार की तरफ से हम उड़ीसा भी गए थे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में पत्थर का काम बहुत बेहतरीन होता है। हमारे बिहार गवर्नमेंट ने हम लोग को भी गया था, 10 जो एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, 10 कारीगर यहाँ से गए थे, बिहार से गए थे, और 10 कारीगर उड़ीसा के। तो दोनों लोग मिल करके काम करते थे कि उनसे कुछ हम सीखे, हमसे कुछ वो लोग सीखे। ये 10 दिन का प्रोग्राम था। तो ऐसे पटना में तो कई बार हमने डेमो दिया है, उड़ीसा में किया, मॉरिशस में किया, और चीन की राजधानी बीजिंग में किया। तो ऐसे बहुत से जगह किए हैं। और अभी आज के देश में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी, तो आपने किसको किसको भेंट दिया ये नहीं बताया आप? भेंट में सर तो अभी हमारे तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को हमने भेंट किया था। और इससे पहले राज्यपाल साहब थे, और 26 जनवरी को हम लोग को बुलाए अपने यहाँ 2018 में। जी महामहिम श्री सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने हम लोग को इन्वाइट किए कि जितने भी कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, और बिहार के जितने विधवा हो गए थे, जो जिसके पति जो सीमा पर मारे गए थे, उन लोग को 26 जनवरी को बुलाए। और हमको इतना अच्छा लगा उनकी बात कि मंच पर खड़ा होकर के जो बात किए, और जो जहाँ बैठा था कलाकार, तो उनके पास जा करके उन्होंने सम्मानित किए, और मंच पर जा करके बात बोले कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राज्यपाल तो हर कोई भी हो सकता है, लेकिन हर कोई कलाकार नहीं हो सकता है, इसलिए मैं कलाकारों की इज्जत करता हूँ। तो बात मुझे हम लोग को बहुत पसंद आया। सर रुपया पैसा तो हर लोग कमाता है, इज्जत तो हर लोग नहीं कमा पाते। कुछ लोग ऐसे जो हैं जो दूसरे के कारीगरी को लोग भेंट करके अपना नाम कमा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहें? तो सर एक आँख में धूल घुसना हुआ, समझिए कि कितने दिन तक धूल झोंकेंगे। एक न एक दिन इसका पर्दा फट जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हम दूसरे को धोखा नहीं, अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। अगर दूसरे की कारीगरी को दिखा करके हम अपना वाहवाही लेना चाहते हैं,
जी तो समझिए कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर अपनी प्रशंसा मैं खुद करूं जी जी तो इसमें मेरी बड़प्पन नहीं है। मेरी प्रशंसा अगर दूसरा कोई करे तब मेरी बड़प्पन है। और एक झूठ को तोपने के लिए जी जी। 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक दिन वो झूठा साबित हो जाएगा और एक दिन वो झूठ जो है उधार हो जाएगा। जी तो हम ये नहीं आपके चाहेंगे। साथ ये घटना कभी घटी है? घटिए क्या, अभी बनारस में हमारे साथ हमसे जो काम करा करके कोई ले गया और उसको स्टेट वाला मिल गया। अच्छा। हम मतलब कि हम नहीं समझता, हम समझे कि सप्लायर है, हमसे खरीद करके ले जा रहे हैं, तो मुझे जो कारीगरी का पैसा था वो दिए, लेकिन अपने वो ले जाकर के लखनऊ में जमा कर दिए और जमा करने के बाद अपना नाम लिखवाए। काम किए तो मैं काम किया तो मैं, लेकिन स्टेट वाले को मिल गया। जी तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसे करने से मजा नहीं है। अपने कारीगरी से बलबूते अपना नाम कमाइए, सब अच्छा है। दूसरे का कारीगरी लेकर के हम अपना नाम रोशन करें तो ये अच्छा नहीं लगा है। एक दिन भेद खुल जाएगा। लॉकडाउन में फिरंगी लाल गुप्ता किस प्रकार से अपनी कलाकारी को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या अपनी जीवनचर्या बताएंगे? जीवनचर्या सर तो हम तो शुरू से ही बता दिए कि हमारी जो परिस्थिति थी बहुत खराब थी। फिलहाल लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं कि जैसे 21 जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, जी जी। तो क्या आपका दिनचर्या रहा है कि दिन भर में क्या करते हैं, कभी मूर्ति बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्या कर रहे हैं? सर हाँ, 1 घंटा 2 घंटा डेली मैं बैठ करके कुछ न कुछ करते रहता हूँ। और ऐसे बैठे से तो अच्छा है कि कहीं जाना भी तो अच्छा नहीं है। जी अब समय ऐसा हो गया है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है, तो घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है। तो 2 घंटा 3 घंटा कुछ न कुछ अपना यहाँ पर काम करते रहता हूँ, अपना मन बहलाते रहता हूँ। अच्छा। जी फिरंगी जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने बहुमूल्य समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद।